गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कॉमन सर्विसेज सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स का जो एसपीवी है, 15 ईयर्स उसको कंप्लीट हो गए हैं एस्टैब्लिश हुए। तो ये जो एसपीवी है ये कंपनीज एक्ट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा। ये इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है कॉमन सर्विसेज सेंटर स्कीम की, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क बना के देता है जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं उनकी डिलीवरी करना सर्विस सिटीजन्स को। ठीक है। तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स क्या हैं? इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक तरह से फ्रंट एंड डिलीवरी पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट या सोशल सेक्टर सर्विसेज रूरल सिटीजन्स को देने के लिए। और ये एक्सेस पॉइंट्स होते हैं डिलीवरी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के लिए विलेजेस को देने के लिए इंडिया में। ठीक है। तो जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ केयर स्कीम्स, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, एग्रीकल्चरल सर्विसेज जो ऑनलाइन डिलीवर की जा सकती हैं, वो रूरल और रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री में पहुंचाने के लिए ये कॉमन सर्विसेज सेंटर्स बनाए गए हैं। तो एक पैन इंडिया नेटवर्क है ये। रीजनल, जोग्राफिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री को देखते हुए गवर्नमेंट का मैंडेट है इसके पास कि सोशली, फाइनेंशियली और डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी बनाई जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोalition ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एशिया की फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी बनाई है कोalition ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के अंदर फरीदाबाद में। तो ये सेपी क्या है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। एक इनोवेटिव पार्टनरशिप है बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, फिलेंथ्रोपिक एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। इसको डावोस जो स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पर बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, इंडिया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इसका मिशन क्या है कि ऐसी वैक्सीन्स बनाना और बाकी के बायोलॉजिकल काउंटर मेजर्स बनाना जो कि एपिडेमिक और पैंडमिक थ्रेट से डील कर सकें। तो सेपी ने लगभग 50 वैक्सीन कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया है, डेवलप किया है अगेंस्ट मल्टीपल नोन हाई रिस्क पैथोजेंस, और जो फ्यूचर में कोई डिसीज़ हो सकती है जिसका नाम रखा गया है डिसीज़ एक्स। ठीक है। इसका एक एजेंडा ये है 100 डेज़ मिशन का, कि अगर कभी ऐसी कोई डिसीज़ आती है जो कि डिसीज़ एक्स है, तो हम 100 दिन के अंदर अंदर कैसे एक ग्लोबली एक्सेसिबल वैक्सीन बनाएंगे। तो ये इसका एक जो है वो चैलेंज है। तो इंडिया और सेपी का अगर हम रिलेशन देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की तरफ से सेपी मिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या इम्प्लीमेंट कर रहा है। और एक डेडिकेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है बिराक में, जो कि इसको रिसर्च को, इससे रिलेटेड रिसर्च को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। टॉपिक आपके इकोनॉमी, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि एनपीएस जो है वो सिर्फ 6% रहे हैं ईसीएलजीएस स्कीम के अंडर। तो ईसीएलजीएस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में स्पेशल स्कीम निकाली थी कोविड के टाइम पर। 100% गारंटी कवरेज दी जा रही थी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाकी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, कि आप जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट दो बिजनेस एंटिटीज़ को जो कोविड से जो है वो सफ़र कर रहे हैं और अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पा रहे हैं। उसकी उसके उसमें जो है गवर्नमेंट ने 100% गारंटी दी थी उन उन बिजनेसेस के बिहाफ पे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इम्प्लीमेंट की जा रही है स्कीम, और इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो गारंटी दे रही थी इन लोन्स के बिहाफ पर। ठीक है। तो उसके लिए जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाई गई थी स्पेशली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पर ये काम कर रही थी। तो इसको अलग अलग फेजेज़ में लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, जिसमें कि कई तरह के सेक्टर्स के जो बिज़नेस थे उनको कवर किया गया। और इसमें क्या होता था कि जो भी लोन लिया जाता था उसके लिए कोई प्रोसेसिंग चार्जेस, फोरक्लोजर, प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ते थे, और कोलेट्रल भी रिक्वायर नहीं होता था। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैबफिड, या फिर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल बेस इंक्रीज़ करना चाहती है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का, 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहती है बाकी के बैंक से सपोर्ट लेकर। तो ये नैबफिड है क्या? 2021 में इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया। एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जो कि लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंस देना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है। इसको सुपरवाइज़ किया जा रहा है आरबीआई द्वारा या रेगुलेट भी किया जा रहा है आरबीआई द्वारा। तो प्रिंसिपल आइडिया क्या है नैफेड बनाने का, कि एक डेडिकेटेड और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स जो होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की इंडिया में, उसको एड्रेस कर सके। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा ओन्ड की जाती हैं और ये फंड्स देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मीडियम टर्म माने हम फंड्स तो 1 से 5 साल के, और लार्ज माने या लॉन्ग टर्म माने तो हम उसको मोर देन 5 ईयर्स का समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज़ इनफॉर्मल इकोनॉमी। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस ASUSE, ये अभी कंडक्ट किया गया है इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंडिया में चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि 16.45 लाख जॉब्स जो है वो लूज़ हुई हैं ओवर द लास्ट 7 ईयर्स। तो मीनिंग क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर का? तो ये टर्म अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो इसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज और हाउस होल्ड प्रोप्राइटी या पार्टनरशिप एस्टेब्लिशमेंट्स आती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो 44% ऑफ कंट्री का GVA कंट्रीब्यूट करता है और लगभग 75% ऑफ वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेज में। शेयर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वो हाईएस्ट है एग्रीकल्चर में, जैसे कि होल्डिंग्स जिसमें कि स्मॉल और फ्रेगमेंटेड है। उसके बाद ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज में आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर। तो अब अगर हम ये सर्वे देखें, ये रिलीज़ किया गया है 2021-22 और 22-23 के साल के आंकड़ों के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। तो इसमें सर्वे किए गए हैं अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट्स के 3 सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और अदर सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आती हैं उनको सर्वे किया गया है, और ट्रेड और अदर सर्विसेज जो है कौन सी हैं, जो प्रोप्राइटी या पार्टनरशिप एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि कोऑपरेटिव्स भी आ जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आ जाते हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। हाइलाइट्स अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं इनफॉर्मल सेक्टर में वो ड्रॉप हुए हैं 16.45 लाख या फिर 1.5% के द्वारा, और नंबर ऑफ़ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज जो है वो 16.56 लाख से इंक्रीज़ हुई हैं। जो रियल GVA है इन एंटरप्राइजेज़ का वो 6.9% से बढ़ा है, ठीक है। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस डेटा का? इनफॉर्मल सेक्टर जो है हम क्लोजली वॉच करते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है लेबर फोर्स की। तो डेटा अवेलेबल जो है वो पहली बार हमें पिछले 7 साल का मिला है, जिसमें 3 मेजर शॉक्स जो है वो डेटा के हमको देखने को मिल रहे हैं। पहला तो डीमोनेटाइजेशन, फिर GST का क्या फ़र्क पड़ा और कोविड का क्या फ़र्क पड़ा। तो अगर हम देखें स्टेट स्पेसिफिक डेटा, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, MP, उड़ीसा में इंक्रीज़ देखने को मिला इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का पिछले 7 साल में। बाकी यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में डिक्लाइन देखने को मिला है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स में। लेकिन एक ब्रॉड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी में, क्योंकि जितनी भी जो न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं सेक्टर में वो इन ओन अकाउंट एंटरप्राइजेज, मतलब एंटरप्राइजेज अपने ही जैसे फैमिली में या अपने ही इंटरनल ही जो है वो जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, बल्कि हायर्ड वर्कर्स यूनिट्स नहीं है, वो मतलब हायरिंग नहीं कर रही हैं बाहर से। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के हिसाब से ही जो है ये डेटा मैच किया जा रहा है। मतलब कि जो PLFS का डेटा था वो ही डेटा इसमें भी देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो मतलब कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है मेजर इसमें, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 7% ही रखी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जो 1966 में बनाया गया, एक प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। एक प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रिजिलियंट, सस्टेनेबल एशिया और पैसिफिक जो है ये एनविजन करता है। असिस्टेंस देता है ये मेंबर कंट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, ग्रांट्स, लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, और ये पॉलिसी डायलॉग्स, एडवाइजरी सर्विसेज देने का भी काम करता है। मनीला में, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ये ओपन है सभी मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स को UNESCAP के, और इवन रीजनल कंट्रीज़ ये जो हैं या नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ओपन है।
और 68 मेंबर्स हैं इसमें टोटल अभी, 49 जिसमें से एशिया के हैं और बाकी जो है वो आउटसाइड के हैं 19। और इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इसको रन किया जाता है। बिल्कुल ये वर्ल्ड बैंक के ही के ऊपर ये क्लोजली मॉडल्ड है। जापान और यूएस 15.6% शेयर के साथ जो है वो इस लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं इसके। फिर उसके बाद चाइना है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ये अपनी कैपिटल को रेगुलरली रेज करता रहता है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स के थ्रू। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शैगोस आर्कीपेलागो। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया कंटिन्यू करता रहेगा मॉरिशस को सपोर्ट करना ऑन द इशू ऑफ शैगोस आर्कीपेलागो, जो क्योंकि इंडिया का ये जो स्टैंड है डीकोलोनाइजेशन उसी के ही ये इन लाइन है। तो शैगोस आर्कीपेलागो क्या है? एक आइलैंड ग्रुप जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन में लोकेटेड है, लगभग 1600 किलोमीटर दूर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। एक ओवरसीज़ टेरिटरी है यूके की, जिसको 1965 से यूके ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। इसके की आइलैंड्स जो है वो डीगो गार्शिया अटोल है सबसे फेमस, जहाँ पर यूएस का स्ट्रेटजिक मिलिट्री बेस है। यहाँ पर ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर्स का, एलिवेटेड ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं। तो ये डिस्प्यूट है क्या? ब्रिटेन जो है वो जो है मॉरिशस के साथ 1814 से जो है वो इसको क्लेम करता है। एक्चुअली ब्रिटेन 1814 से मॉरिशस पे भी कंट्रोल कर रहा था। तो 1966 से क्या हुआ, ब्रिटेन ने ये डीगो गार्शिया जो इसका आइलैंड है वो यूएस को दे दिया, जो वहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। जो शैगोस आइलैंड के जो लोकल्स हैं वो मोस्टली अफ्रीकन स्लेव्स हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं, जो उस आइलैंड पर लाए गए थे 18 सेंचुरी द्वारा के टाइम पर ब्रिटिश द्वारा। मॉरिशियस जो जिसको इंडिपेंडेंस मिली 1968 में ब्रिटेन से, वो कंसिस्टेंटली कहता है कि जो शैगोस आइलैंड भी वो है वो उसी का है। ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में यूके के राइट टू गवर्न को भी जो है वो डिसमिस कर दिया था शैगोस आइलैंड में, और कहा था कि गवर्नमेंट को वहाँ से विड्रॉ करना चाहिए आर्कीपेलागो से। ओके, बट अभी तक ब्रिटेन ने किया नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेविस स्ट्रेट। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक माइक्रो कॉन्टिनेंट जो है वो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है डेविस स्ट्रेट के पास, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। तो ये जो न्यूली डिस्कवर्ड माइक्रो कॉन्टिनेंट है ये डेविस स्ट्रेट के पास है, और ये लोकेटेड है कनाडा के बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। ये स्ट्रेट लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो दोनों आइलैंड के बीच में है वो शिफ्ट हुई, और इससे एक थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशन में डेवलप हुई, और इसका नाम जो है वो डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट रखा गया है। और ये फॉर्म हुआ टेक्टोनिक एवोल्यूशन से इस रीजन में। माइक्रो कॉन्टिनेंट जो है वो 19 से 24 किलोमीटर थिंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना है। तो अगर हम डेविस स्ट्रेट देखें, नदर्न आर्म है ये अटलांटिक ओशन की, सिचुएटेड है ये नॉर्थ ऑफ लेब्राडोर सी, सेपरेट करता है ये नॉर्दर्न बैफिन बे को सदर्न लेब्राडोर सी से। ये बेसिकली एक मार्जिनल सी है आर्कटिक ओशन का, नेविगेबल नहीं रहता ये विंटर मंथ्स के टाइम पर, कंपैरेटिवली शैलोअर है ये दैन सदर्न लेब्राडोर सी। और कई तरह के जोलॉजिकल फॉर्मेशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे अंडर वाटर बेसिन्स, रिजेस जो हैं। और 2 डिफरेंट ओशन करंट्स यहाँ पर एक्टिव हैं। पहला है वेस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, जो कि कंपैरेटिवली वार्मर करंट है, और लेब्राडोर करंट जो कि आइस बर्ग फिल्ड वाटर, जो कि मतलब कोल्ड वाटर करंट है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एम वी सी चेंज। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए, इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी जो है वो, जो कि 100% हाइड्रोजन फ्यूल द्वारा पावर्ड है, वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग के पास। और एम वी सी चेंज क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी है जो कि एंटायरली ज़ीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स द्वारा पावर्ड है। ऑल अमेरिकन मरीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है इसको। हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल्स द्वारा फिटेड है ये, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है टू पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स। 20 नॉट्स तक की स्पीड ये अचीव कर सकता है, और इसकी सर्विस स्पीड 8 to 12 नॉट्स तक रहती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि स्टोरेज टैंक्स में है, और ऑक्सीजन जो कि ये एम्बियंट एयर से लेता है। और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब जो इसका जब ये काम करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, तो उससे सिर्फ हीट और वाटर वेपर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मतलब ये कोई एमिशंस, इससे कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं।
So now let us see all these topics in English. So the first topic is Common Services Center Special Purpose Vehicle. This topic is important for your governance section. So recently, Common Services Center Special Purpose Vehicle has celebrated 15 glorious years of its establishment. So what is Common Services Center Special Purpose Vehicle? It is incorporated under the Companies Act 1956 by the Ministry of Electronics, Information Technology. It monitors the implementation of Common Services Center scheme, and it provides a centralized collaborative framework for delivery of services to citizens through CSCs. So what are CSCs? This is an initiative of Ministry of Electronics through which the government provides delivery points or front-end delivery points for government, private and social sector services to rural citizens of India. And these are access points for delivery of various electronic services to villages in the country, thereby contributing to a digitally and financially inclusive society. So these access points are essential for delivery of public utility services, social welfare schemes, healthcare, financial, educational, agricultural services, and this is basically a pan-India network which is catering to the regional, geographic, linguistic, and cultural diversity of the country, so as to enable the government's mandate of a socially, financially, and digitally inclusive society. So the next topic is Coalition of Epidemic Preparedness Innovations. This topic is again important for your governance section. So recently, Union Minister for Science and Technology has inaugurated Asia's first health research related preclinical network facility under the Coalition of Epidemic Preparedness Innovations in Faridabad. So what is this CEPI? CEPI was launched in 2017 as an innovative partnership between public, private, philanthropic, and civil society organizations, and it was founded in Davos, that is in Switzerland, by the governments of Norway and India, the Bill and Melinda Gates Foundation, the Wellcome Trust, and the World Economic Forum. So its mission is to accelerate the development of vaccines and other biological countermeasures against epidemic and pandemic threats so that they can be accessible to all people in need. So CEPI has supported the development of more than 50 vaccine candidates or platform technologies against multiple known high-risk pathogens or a future disease X. So CEPI has a principal mission of that is called the 100 days mission to compress the time which is taken to develop safe, effective, globally accessible vaccines against any new threats that can happen in the future, so that within 100 days of time we can make the globally accessible vaccines. So what is the relationship between India and CEPI? So Department of Biotechnology is supporting the implementation of India's CEPI mission, and it is being done through a dedicated program management unit at BIRAC. Okay. So the next topic is Emergency Credit Line Guarantee Scheme. This topic is important for your economy section. So recently, government officials have confirmed that NPAs have been just around 6% of the ECLGS scheme. So what is ECLGS scheme? It was launched by the government in 2020 as a special scheme in view of the COVID crisis. So it provides 100% guaranteed coverage to the banks, non-banking financial institutions, and other lending institutions to extend emergency credit to business entities which have suffered due to the COVID pandemic, and they are struggling to meet their working capital requirements. So it is under the domain of the Ministry of Finance, and the National Credit Guarantee Trustee Company Limited has been set up by the Union Ministry of Finance to manage and provide guarantees to these loans. So ECLGS was launched in different phases, and the scope of the scheme was increased to include multiple sectors, and any loans taken under the scheme were not requiring any collateral, and the processing charges, foreclosure charges, payment charges were also waived off under the scheme. So the next topic is NABFID, or the National Bank for Financing Infrastructure and Development. This topic is important for your economy section. So the government wants to increase the capital base of the National Bank for Financing Infrastructure and Development, or NABFID, to 1 trillion through support from banks. So NABFID was set up in 2021 by an act of parliament. It is a specialized development finance institution in India, and uh, it addresses the gaps in long-term non-recourse finance for infrastructure development, strengthening the development of bonds and derivative markets in India. It shall be regulated and supervised by RBI as an all India financial institution. The principal idea behind the setup of NABFID is to provide a dedicated and specialized institution
focused on addressing the long-term financing needs of the infrastructure sector in India. So, what is development finance institution? So, these are the organizations which are owned by the government or public institutions to provide funds for infrastructure and large-scale projects, and for where especially where becomes unviable for large banks to lend. So they provide two types of funds: medium or large funds. Medium are those funds which are required between 1 to 5 years, and large funds are those which are required for more than 5 years. So the next topic is state of India's informal economy. This topic is important for your social issues and your economy section. So according to the annual survey of unincorporated enterprises, the informal sector in India is facing many challenges. And over the last 7 years, many small and medium enterprises have shut, and they about 16.45 lakh jobs have been lost. So what is the meaning of informal sector in the country or in the economy? So the term unorganized or informal sector is used interchangeably in the Indian context, and it consists of small and medium enterprises and household proprietary and partnership establishments. The unorganized sector contributes about 44% of the country's GVA and about 75% of the workforce, which is employed in non-agriculture enterprises. So the share of the unorganized sector is highest in agriculture because the holdings are small and fragmented, and it is followed by trade, construction, real estate, professional services. What is ASUSE? This survey was released by the Union Ministry of Statistics and Program Implementation, and it carried out surveys for unincorporated non-agricultural establishments in three sectors, that is manufacturing, trade, and other services. So the manufacturing units other than those covered under the Factories Act and the organized manufacturing sector were covered by this survey. And under the trade and other services, proprietary and partnership establishments, cooperatives, self-help groups, non-profit institutions were included. So what are the highlights of this survey? The number of workers employed in the informal sector have dropped by 16.45 lakh, or about 1.5%. The number of unincorporated enterprises increased by 16.56 lakh. The real GV of unincorporated sector enterprises grew by 6.9% in 2022-2023 period. So what is the significance of this data? So this informal sector is closely watched by a government for its employment generation capacity and absorption of labor force. So the data available has been for the first time since 2015-16, and which has accommodated the shocks which were felt by this informal economy, like the demonetization, GST, and COVID pandemic. So if we look at the state specific data, then Maharashtra, Bihar, Gujarat, MP, and Odisha recorded an increase in these informal employment, whereas UP, West Bengal, Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra registered a decline in the number of informal sector workers during the same period. So basically, the most of the new jobs have been created in in-account enterprises rather than hiring from outside. It also is This data is also matching with the periodic labor force survey data, which saw an increase in workers in agriculture and a decrease in manufacturing. So the next topic is Asian Development Bank. This topic is important for your international relations. So Asian Development Bank has recently retained India's GDP growth forecast for the current financial year at 7%. So what is ADB? It is a multilateral development bank established on 19 December 1966. It is the principal international development finance institution for Asia Pacific region. It envisions a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, and it provides assistance to developing member countries, the private sector, and public-private partnerships through grants, loans, technical assistance, and equity investments. So ADB maximizes the development impact of its assistance by facilitating policy dialogues and even providing advisory services wherever required. So its headquarters is located in Manila. So the membership of ADB is open to members and associate members of UNESCAP, and it is also open to other regional countries and non-regional developed countries. So it has 68 members, 49 of which are from Asia and 19 are from outside. It is run by a board of governors. It is modeled closely on the World Bank. Its five largest shareholders include Japan and US, both having 15.6% as the shareholding, then China, India, Australia. So it raises capital regularly through the international bond markets.
So the next topic is Chagos Archipelago. This topic is important for your international relations. So recently, External Affairs Minister has said that India will continue to support Mauritius on the issue of Chagos Archipelago in line with our stand on decolonization. So what is Chagos Archipelago? It is an island group located in the Central Indian Ocean, and it is about 1600 kilometers south of the southern tip of Indian subcontinent. So it is an overseas territory of UK, and the key islands include the Diego Garcia Atoll, which houses a strategic US military base in this region. So it experiences a tropical marine climate with high temperatures and elevated humidity levels. So what is this Chagos Island dispute? So Britain claimed this Chagos Island along with Mauritius in 1814. So in 1966, Britain leased Diego Garcia to US, which was seeking a military base in this region. So the Chagosians are mostly the descendants of the African slaves who were brought to this island in 18th century by the British. And Mauritius gained independence from Britain in 1968, and it has consistently maintained its claim over the Chagos Islands. In 2019, in fact, the ICJ dismissed the UK's right to govern the Chagos Islands and called on its government to withdraw from this archipelago. Okay. So the next topic is Davis Strait. This topic is important for your environment section. So a microcontinent has been recently discovered in the Davis Strait between Canada and Greenland. So the discovery was made around the Davis Strait, which is a large stretch of water located between Canada's Baffin Island and the Greenland. So this strait was formed millions of years ago when the tectonic plates between the two islands shifted, reconfiguring the Earth's crust. This has resulted in the formation of a thick continental crust in the ocean. It has been named the Davis Strait proto-microcontinent since it formed owing to the tectonic evolution of the strait in this region. The microcontinent is 19 to 24 kilometer thick thinned continental crust and is surrounded by two narrow bands of thin continental crust. So what is Davis Strait? It is also known as the northern arm of the Atlantic Ocean. It is situated north of the Labrador Sea. It separates the depths of northern Baffin Bay from the southern Labrador Sea. So Baffin Bay is a marginal sea in the the Davis Strait is the marginal sea of the Arctic Ocean. It is non-navigable during the winter months. It is comparatively shallower than the southern Labrador Sea, and it is home to complex geological formations like the underwater basins and ridges. So two different ocean currents are active here with contrasting temperatures, like the western Greenland current is a comparatively warm water current, while the Labrador current is the cold water current. So the next topic is MVC change. This topic is important for your environment section. So world's first commercial passenger ferry powered by 100% hydrogen fuel was recently launched at the San Francisco Ferry Building. So MVC Change is the world's first commercial passenger ferry, which is powered entirely by zero-emission hydrogen fuel cells. So the 75 passenger ferry was built by All American Marine Shipyard, and it is fitted with hydrogen-powered fuel cells, producing electricity to power electric motors. It can reach speeds up to 20 knots, and its service speed will be about 8 to 12 knots. So it uses hydrogen fuel cells to generate electricity through the combination of hydrogen from storage tanks and oxygen from the ambient air. As it is a zero emission vehicle, it only produces heat and water vapor as byproducts instead of any carbon emission. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.